वेलकम टू मीरा फिजियो, अ पेन इंडिया चेन ऑफ फिजियोथेरेपी क्लिनिक। तो अब तक हमने कॉलर बोन फ्रैक्चर के टॉपिक में देखा था कि फ्रैक्चर क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, और फिर उसके बाद हमने कॉलर बोन की एनाटमी देखी थी कि कॉलर बोन क्या होती है और वो क्या फंक्शन करती है। और उसके बाद फिर हमने कॉलर बोन का फ्रैक्चर देखा था, उसका इंट्रो देखा था पूरा कि कॉलर फ्रैक्चर क्या होता है, कैसे होता है, उसका इंजरी का क्लासिफिकेशन, कितना टाइप से इंजरी होती है उसका क्लासिफिकेशन देखा था। तो उसके बाद अब हम देखेंगे उसका कॉज, उसमें क्या साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं वो, और उसका डायग्नोसिस कैसे होता है ये देखेंगे अभी हम, और उसका रिस्क फैक्टर क्या होता है हम वो देखेंगे, और कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलते हैं क्लेविकल के फ्रैक्चर में हम ये देखेंगे। तो बेसिकली आज हम देखेंगे कॉज, साइन एंड सिम्टम, डायग्नोसिस, रिस्क फैक्टर एंड कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हम देखते हैं कॉजेस कि इसके होने के कॉजेस क्या क्या होते हैं। सबसे पहला कॉज होता है फॉल। मैंने इसके पहले की वीडियो में आपको बताया था कि इसका जो मैकेनिज्म ऑफ इंजरी है वो कैसा होता है। तो उसमें मैंने आपको मेंशन किया था कि अगर आप कंधे के बल गिर जाएं उस समय अगर आपका हाथ बाहर की तरफ हो तो, ठीक है। तो अगर आप अपने कंधे के बल गिर जाएं, ठीक है, या फिर आप हथेली के बल गिर जाएं और उस समय आपका हाथ बाहर की तरफ हो, ठीक है, तब भी आपको क्लेविकल फ्रैक्चर हो सकता है। ओके, अगर आप अपने हाथ के बल गिर जाते हैं और उस समय आपका जो हाथ है वो बाहर की तरफ है, शोल्डर जो है बाहर की तरफ रहता है, उस वक्त आप गिरते हैं तो क्लेविकल के फ्रैक्चर होने के चांसेस आपको रहते हैं। या फिर अगर आप कंधे के बल गिर जाएं तो भी आपको क्लेविकल बोन के फ्रैक्चर होने के चांसेस रहते हैं। या कोई डायरेक्ट आपके क्लेविकल पे मार दे तो भी क्लेविकल बोन के फ्रैक्चर होने के चांसेस रहते हैं, जिसके कारण की क्लेविकल बोन फ्रैक्चर हो जाती है। ये इसका सबसे बड़ा कॉज होता है। दूसरा होता है स्पोर्ट्स इंजरी। जो कॉन्टेक्ट स्पोर्ट्स होते हैं जैसे फुटबॉल हो गया, बाइसिकलिंग हो गया, वॉलीबॉल हो गया, जिसमें आप टक्कर, हॉकी हो गया, तो ये जो कॉन्टेक्ट स्पोर्ट्स होते हैं इनमें सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं क्लेविकल बोन के फ्रैक्चर होने के। ठीक है, तो अगर डायरेक्ट फोर्स कोई आपके कंधे पे लग रहा है, ठीक है, तो उस टाइम स्पोर्ट्स में आपको फ्रैक्चर होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, या ये वो भी कॉज होता है कि स्पोर्ट्स में फ्रैक्चर होने का जो कॉज होता है कि डायरेक्ट कांटेक्ट वाले जो स्पोर्ट्स होते हैं जिसमें कंधे पे सीधा फोर्स लगे, ठीक है, तब आपको स्पोर्ट्स इंजरी में क्लेविकल फ्रैक्चर होता है या हो सकता है। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं व्हीकल ट्रॉमा। अगर कार से, मोटरसाइकिल या बाइक से आपका एक्सीडेंट हो जाए, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जो होता है वो हो जाए, तब भी अगर आपके क्लेविकल बोन पे बहुत जोर से भारी फोर्स लगे या कोई बहुत तेज से टक्कर मार के आपको चले जाए, आपका कंधा हैंडल पे लग जाए, या बहुत अब वही पोजीशन कंधा बाहर की तरफ है, हथेली के बल ऐसे गिर जाए संभलने के लिए, तो भी आपका क्लेविकल बोन फ्रैक्चर हो जाता है। ठीक है, फिर हम आगे देखते हैं बर्थ इंजरी। जब नॉर्मल डिलीवरी होती है और अगर उस टाइम जब नॉर्मल डिलीवरी हो रही है और जब बेबी बाहर आया, तो अगर उसको ज्यादा फोर्स के साथ बाहर खींचते हैं कंधे के बल से, तब आपको बेबी को फ्रैक्चर होने के चांसेस होते हैं। या फिर मदर अगर थक गई है तो वैक्यूम से पंप करके अगर बेबी को बाहर खींचा जा रहा है, फिर फोर्सफुली कंधे से पकड़ के या क्लेविकल साइड से ही पकड़ के उसको बाहर की तरफ खींचा जा रहा है, तब भी क्लेविकल बोन के चांसेस होते हैं फ्रैक्चर होने के बच्चे में, क्योंकि उस टाइम बच्चों की तो क्लेविकल और भी नाजुक होती है, तब बहुत ज्यादा ये कंडीशन हो सकती है कि बच्चे में फ्रैक्चर हो सकता है। चलिए अब हमने देखा कि इसके कॉजेज में क्या क्या है, फॉल है, स्पोर्ट्स इंजरी है, व्हीकल ट्रॉमा है, और या फिर बर्थ के टाइम पे अगर इंजरी हो रही है तो वो है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं। अभी हमने इसके कॉज देखे हैं, अब हम इसके साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहला जो मेन आपका सिम्टम आएगा, जो मेन आपको दिक्कत होगी, वो ये होगा कि आपको बहुत तेज दर्द होगा जहाँ आपकी क्लेविकल बोन है। इस एरिया में आपको बहुत तेज दर्द होगा, ठीक है? और हो सकता है ये दर्द आपको कंधे के नीचे तक भी जा रहा हो, ठीक है? तो आपको उस जगह बहुत तेज दर्द होगा। आप अपने कंधे को बिल्कुल नहीं हिला पाएँगे। हो सकता है उस टाइम में आपको साँस लेने में भी दिक्कत आ सकती है। जब आपका फ्रैक्चर हुआ तो हो सकता है उस टाइम आपको साँस लेने में भी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि यहीं पे हमारे लंग्स होते हैं। इसी एरिया में हमारे लंग्स होते हैं, जो लंग्स का अपर एरिया है, जिसे हम अपर लोब कहते हैं, वो हमारे क्लेविकल के ऊपर साइड को रहता है। इसलिए कभी-कभार कुछ लोगों में फ्रैक्चर के टाइम पे साँस लेने में दिक्कत भी देखी जाती है। तो सबसे पहले आपको वहाँ बहुत तेज़ दर्द उठेगा और आप अपने कंधे को बिल्कुल नहीं हिला पाएँगे। फिर उसके बाद आता है स्वेलिंग, सूजन। आपको उस लोकलाइज़्ड एरिया में जहाँ आपकी क्लेविकल प्रेज़ेंट है, वहाँ पे स्वेलिंग होगी। याद रखिए फ्रैक्चर की स्वेलिंग हमेशा लोकलाइज़्ड होती है, मतलब पर्टिकुलर एरिया जहाँ फ्रैक्चर हुआ है वहीं स्वेलिंग होती है, ठीक है? जैसे कि ये दिख रहा है यहाँ फ्रैक्चर है, तो आपको स्वेलिंग भी इसी एरिया में आएगी, ठीक है? फिर आता है टेंडरनेस, मतलब जब आप उसको पाल्पेट करेंगे, आप उस एरिया को छू के देखेंगे तो आपको कड़क महसूस होगा। तो आपका थर्ड सबसे बड़ा साइन एंड सिम्पटम आता है टेंडरनेस। उस जो वो एरिया है जहाँ फ्रैक्चर हुआ है आपका क्लेविकल का, उस एरिया में आपको पाल्पेट करने पे अगर आप वहाँ पे उँगली रखेंगे या हल्का-सा भी उँगली रखेंगे आप, तो आपको दर्द के साथ-साथ एक कड़क महसूस होगा कि बहुत कड़क हो गई है वो जगह आस-पास की हड्डी के बगल की जगह, हड्डी पे नहीं, हड्डी के बगल की जगह कड़क हो गई है। तो आपको वहाँ पे टेंडरनेस भी फ़ील होगी। आपको वहाँ ब्रूशिंग भी देखने को मिल सकता है, मतलब ब्लू कलर देखने को मिल सकता है आस-पास। तो जहाँ आपको फ्रैक्चर हुआ है वहाँ आस-पास आपको ब्लू कलर भी देखने को मिल सकता है, ठीक है? बल्जिंग भी हो सकती है, जैसा आप ये बम्प देख ही रहे हैं, इस टाइप का हड्डी जब होती है, टूटती है, तो जैसे मैंने आपको इसके पहले वीडियो में बताया था कि एक भाग ऊपर की तरफ चला गया, स्टेनोक्लेडोमास्टोइड ने इसको खींचा, एक भाग नीचे की तरफ चला जाता है जब आर्म इसको खींचता है, तो उस कारण से जो लेटरल साइड वाला भाग है, वो ऊपर की तरफ आ गया, जिसके कारण बल्ज ऐसा बम्प आपको वहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है? तो आपको इसमें पेन देखने को मिलेगा, आप अपने कंधे को नहीं हिला सकेंगे, किसी-किसी में साँस लेने में दिक्कत भी दिखाई देती है, आपको वहाँ पे सूजन दिखाई देगी, टेंडरनेस दिखाई देगी, वहाँ पे उस एरिया का कलर ब्लू हो जाएगा, ब्लूइश दिखाई देखने को मिलेगी, ब्रूशिंग देखने को मिलेगी, वो एरिया बल्जिंग उसमें आपको देखने को भी मिलेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। उस जगह पे आपको क्रैकलिंग साउंड सुनाई देंगे। अगर आप कोशिश करते हैं कि मैं अपना कंधा उठा के देखता हूँ, तो आपको वहाँ पे क्रैक, क्रैक, क्रैक ऐसे साउंड आपको सुनाई देंगे। क्रैकलिंग साउंड आपको उस जगह पे सुनाई देंगे, ठीक है? और वहाँ पे आपको स्टिफनेस भी दिखाई देगी। उसके आस-पास की जो मसल्स हैं वो बहुत टाइट हो जाएँगी, स्टिफ हो जाएँगी। वो अलाउ नहीं करेंगी कि आप अपना हाथ हिला पाएँ। तो आपको उस जगह पे स्टिफनेस भी दिखाई देने को मिलेगी। न्यू बोर्न बेबीज जो होते हैं, जिन न्यू बोर्न के टाइम में जिन्हें फ्रैक्चर हो जाए, तो वो बच्चे कई दिनों तक अपना उनको डायग्नोस करने का तरीका यही रहता है कि वो कई दिनों तक अपना हाथ ही नहीं हिला पाते हैं। जिनको बर्थ रिलेटेड फ्रैक्चर होता है, वो अपना हाथ बिल्कुल नहीं हिला पाते हैं। तो बच्चों में डायग्नोसिस का स्टार्टिंग मेन फेज़ का जो क्राइटेरिया वो यही रहता है कि आप उनको नोटिस कर रहे हैं कि वो बच्चा अपना हाथ नहीं हिला पा रहा है, ठीक है? उसे उस पर्टिकुलर एरिया में अगर आप दबा रहे हैं तो दर्द भी हो रहा है। तो बच्चों में ये साइन एंड सिम्पटम देखने को मिलेगा कि वो अपना हाथ कई दिनों तक नहीं उठा रहा होगा और उसे दर्द देगा। तो आपको वहाँ पे क्रैकलिंग साउंड सुनाई देगा, आपका हाथ बहुत स्टिफ हो जाएगा, आप उसे मूव नहीं कर पाएँगे, मसल्स इतनी टाइट हो जाएगी कि वो आपके शोल्डर को मूव नहीं करने देगी। और साथ में अगर बच्चे में सिम्पटम्स देखने हैं तो कई दिनों तक बच्चा हाथ नहीं हिला पा रहा रहेगा और उस पर्टिकुलर एरिया में उसे दर्द होगा। ठीक है? तो अब हम आगे बढ़ते हैं। डायग्नोसिस, तो साइन एंड सिम्पटम आपको समझ में आ गए हैं कि आपको दर्द होगा, स्वेलिंग होगी, टेंडरनेस हो जाएगी, स्टिफनेस होगी, आप कंधा नहीं हिला पाएँगे,
और ब्लू कलर का वहाँ पे आपको ब्लूइश एरिया दिखाई देगा, बल्ज भी दिखाई देगा। अब हम नेक्स्ट हम देखते हैं डायग्नोसिस। जैसे ही आपको फ्रैक्चर होता है, उसके बाद आपका सबसे पहले पेशेंट जो होता है फिजिकल एग्जामिनेशन लेता है। फिजिकल एग्जामिनेशन में जो आपके सिम्टम्स मैंने अभी आपको बताए, वही डॉक्टर वहाँ पे आपको देखता है, ठीक है। उससे वो फिजिकल एग्जामिनेशन में थोड़ा डायग्नोस कर लेता है कि अच्छा आपको क्लैविकल बोन फ्रैक्चर हुआ है, क्योंकि जो जो मैंने आपको अभी साइन सिम्टम्स बताए हैं, टेंडरनेस, रिमूव नहीं कर पाना अपने हाथ को, बल्जिंग ऊपर की तरफ क्लैविकल का उठ जाना, तो इस कारण से वो आपका फिजिकल एग्जामिनेशन होगा, तो वो डायग्नोस करेगा डॉक्टर कि आपको क्लैविकल का फ्रैक्चर हुआ है। फिर दूसरा आता है एक्सरे। जब आप अपना एक्सरे के लिए जाएंगे तो आपको फ्रैक्चर दिखाई दे जाएगा। ये मिडिल शाफ्ट का फ्रैक्चर है कि बीच में से शाफ्ट टूट गई है। जो मैंने 3 तरीके के फ्रैक्चर आपको बताए थे, वैसे फ्रैक्चर आपको एक्सरे में इस तरीके से ही दिखाई दे जाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर में ये आता है कि 20 साल की उम्र तक आपकी जो बोन होती है क्लैविकल की, वो कंप्लीटली बनी नहीं होती है। आप जब तक 20 साल के नहीं होते हैं, आपकी वो बोन बहुत सॉफ्ट रहती है। वो कंप्लीटली जब तक आप 20 साल के नहीं होंगे तब तक वो नहीं बनती है। कंप्लीट वो तब होती है जब आप 20 साल के हो जाते हैं। तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है एज कि 20 साल से कम उम्र वालों को ये बहुत ज्यादा रिस्क रहता है कि उनकी क्लैविकल बोन फ्रैक्चर हो जाए, ठीक है। इसमें वही जो बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, जो 15-16 साल के बच्चे हैं, न्यूबॉर्न बेबी हैं, इनमें रिस्क रहता है कि क्लैविकल बोन फ्रैक्चर हो जाए। तो 20 साल के बाद ये जो रिस्क है वो कम तो हो जाता है, पर जैसे जैसे बुढ़ापा आता है, ओल्डर एज आती है, तो तब ये रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि बुढ़ापे में हमारी जो कैल्शियम डेंसिटी है वो कम होने लगती है, बोन झड़ने लगती है, बोन में डी जनरेशन होने लगता है, तब आपकी क्लैविकल बोन के फ्रैक्चर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो रिस्क फैक्टर में एज ग्रुप सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर होता है कि या तो आप 20 साल से कम उम्र के हैं तो, या आप ओल्डर एज में आ गए हैं तो, ठीक है। जब डिजेनरेटिव प्रोसेस स्टार्ट होती है तब ये दो एज ग्रुप बहुत ज्यादा रिस्क पे रहते हैं कॉलर बोन फ्रैक्चर की। चलिए हम आगे देखते हैं कॉम्प्लिकेशन। सबसे पहले कॉम्प्लिकेशन आता है नर्व और ब्लड वेसल्स इंजरी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो क्लेविकल है इसके नीचे से बहुत सारी नर्व और ब्लड वेसल्स निकल रही हैं, ठीक है। तो अगर आपको आपके हाथ में, जिस साइड आपको फ्रैक्चर हुआ है उस साइड के हाथ में आपको नमनेस, मतलब कि हाथ में कुछ फील नहीं हो रहा है, एकदम ठंडा पड़ गया है हाथ, ठीक है, झुंझुनी हो रही है, हल्की, कुछ महसूस नहीं हो रहा है, तब आपको ये डायग्नोस कर लेना है कि आपको आपके नर्व या ब्लड वेसल्स भी इंजर्ड हो चुकी हैं। इसमें आपको इमीडिएट अटेंशन देना है उस जगह पे, तुरंत आपको अस्पताल जाना है उस समय पे। अगर आपको ये चीज फील हो रही है कि मेरा फ्रैक्चर हुआ है, साथ ही साथ मेरे हाथ में मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा है, एकदम ठंडा पड़ गया है मेरा हाथ, तो आप तुरंत जाइए अस्पताल में। बिल्कुल देरी ना करें इस चीज के लिए, तुरंत अपने अस्पताल में ही जाइए, ठीक है। फिर इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट इज पुअर और डिलेड हीलिंग। तो क्या होता है, कभी कभार बोन जुड़ तो जाती है, पर शायद इम्यून सिस्टम के कारण या प्रॉपर पोजीशन के ना कारण, आप स्लिंग का प्रॉपर इस्तेमाल ना करें, उस कारण बोन बहुत धीरे धीरे जुड़ती है या फिर आधी ही जुड़ती है, उसका बहुत पुअर हीलिंग होती है, जिस कारण से ये देखने को मिलता है कि जो आपकी बोन की लेंथ पहले थी फ्रैक्चर की, उससे छोटी हो जाती है। ये देखने को मिलता है इस कॉम्प्लिकेशन में। अगर आपकी बहुत पुअर या डिले हीलिंग हो रही है, बहुत धीरे 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 स्लोली प्रोसेस चल रहा है, नॉर्मली जो होता है आपका 3 to 4 वीक्स में प्लास्टर लगने के बाद या स्टिंग लगने के बाद आपका फ्रैक्चर जो होता है वो जुड़ जाता है, हड्डी जो होती है जुड़ जाती है। पर अगर इससे ज्यादा समय लग रहा है, 5 वीक 6 वीक, तो फिर उस समय पे ये होता है कि आपका बहुत स्लो प्रोग्रेस हो रहा है हीलिंग का, और या फिर उस टाइम आप एक्सरे भी करवाएंगे तब आप ये भी देख लेंगे कि इनकम्प्लीट फ्रैक्चर हुआ है, मतलब आधा ही फ्रैक्चर जो है वो ज्वाइंट हुआ है, पूरी तरीके से वो ज्वाइंट नहीं हुआ है।
जिस कारण आपको ये भी देखने को मिलेगा, आप पुराना एक्सरे देखेंगे और अपना करंट वाला न्यू एक्सरे देखेंगे तो आपको आपकी जो क्लेविकल बोन की लेंथ है वो छोटी दिखाई देगी। पहले आपकी फ्रैक्चर की पहले की लेंथ बड़ी रहेगी और जब फ्रैक्चर हो जाएगा, स्लिंग आप प्रोटेक्शन दे देंगे उसे, इसके बाद उसकी जो लेंथ है वो छोटी हो जाएगी, अगर आपका पुअर और डिले हीलिंग का कॉम्प्लिकेशन आपके क्लेविकल के फ्रैक्चर में आ गया है। तो आगे देखते हैं। एक लंप आपको वहां पे दिखाई देगा, बोनी लंप। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है ना, जो क्लेविकल है हमारी वो बहुत स्किन के पास प्रेजेंट रहती है, तो वो बहुत इजीली आपको वहां पे बल्जिंग एरिया आपको दिखाई देगा। जब फ्रैक्चर होता है, जैसे मैंने आपको साइन सिम्टम्स में बताया था कि मैं आपको फिर से डायग्राम दिखाती हूँ। ये देखिए, फ्रैक्चर के टाइम पे ये बम्प आपको दिखा था। ठीक है, अगर फ्रैक्चर हो रहा है तो इसके साइन सिम्टम्स में ये बम्प था। बट क्या होता है जब हम अपना फ्रैक्चर हीलिंग के लिए प्रोग्रेस में डालते हैं, मतलब हॉस्पिटल में जाते हैं, दिखाते हैं, स्लिंग मिलता है या ऑपरेट होता है, जो भी होता है, उसके बाद ये जो लंप है, जो बल्जिंग एरिया है, वो धीरे धीरे डिसअपियर हो जाता है, खत्म हो जाता है। पर अगर ये परमानेंट रह गया है, मतलब कि आपको लंप का कॉम्प्लिकेशन आ गया, आपकी बोन में लंप कॉम्प्लिकेशन आ गया है, ठीक है, फिर इसके बाद हमारा आता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। कभी कभार क्या होता है कि कॉलर बोन के जो आसपास के दो जॉइंट है, पहला जॉइंट अपना शोल्डर जॉइंट होता है, दूसरा अपना स्टर्नम का जॉइंट होता है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था उस टाइम पे आपके पहले वाले वीडियो में, जिसमें मैंने इंटर बताया था कि दो जॉइंट रहते हैं इसमें, जो स्टर्नम के पास है, दूसरा आपका दूसरा है आपका कंधे वाला जॉइंट। तो इनमें डीजनरेशन होना शुरू हो जाता है, अर्थराइटिस की कंडीशन शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशन होते हैं इसके, अपना नर्व या ब्लड वेसल्स इंजरी हो सकती है, पुअर और डिले हीलिंग हो सकती है, लंप आ सकता है बोन में, परमानेंट लंप आ सकता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। तो आई होप कि आपको मेरे ये कॉज, साइन, सिम्टम्स, डायग्नोसिस और इसका रिस्क फैक्टर और इसके कॉम्प्लिकेशन आपको अच्छे से समझ में आए हों और आपको ये हेल्थ लेने में मदद करें। सो थैंक यू सो मच।